आप सभी ने तमाम सोशल मीडिया सूचनाओं के माध्यम से यह तो पता कर लिया होगा कि ये जो वैकेंसी आने वाली है, हालांकि ये मार्च अप्रैल से ही पता चल रहा है कि ये वैकेंसी मार्च में आएगी, अप्रैल में आएगी, मई में आएगी, जून में आएगी, जुलाई में आएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो है नोटिस कभी भी जारी हो सकता है। तो ऐसे में जो है आपको तैयारी अपनी बेहतर बनाए रखना है। जब भी आती है टूट पड़ना है, जब भी आती है टूट पड़ना है। और ऐसा संकल्प ले लो कि भैया अगर एक भी पद आता है, एक भी पोस्ट रहता है तो वो मेरी है, ऐसा मान के जो है आप तैयारी शुरू कर दो। तो भैया ये जो सुनाई दे रहा है और आएगा 19,220 पद रहेंगे। ये आप देख सकते हो कि किसके कितने पद होने वाले हैं। ये सारा कुछ जो है आपको दिया गया है, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। आगे बढ़ोगे तो भैया इस परीक्षा के लिए हमें योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भैया जो भी 12वीं पास है, जो भी 12वीं पास है, जब तक फार्म भरा जाएगा, अगर उसका रिजल्ट आ जाता है, उसकी मार्कशीट आ जाती है भैया, तो वो चुपचाप जो है आवेदन कर देगा। अगर फॉर्म अप्लाई करने तक आपकी मार्कशीट आ जाती है, आपका परिणाम आ जाता है, तो आप जो है खुशी के साथ झूम झूम के भरिए और आप तैयारी की टेंशन जो है छोड़ दीजिए, क्योंकि बैच तो मैं ला ही रहा हूं। बैच एकदम फ्री और फ्री है, कहीं से कुछ भी नहीं ढूंढना है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जो है आपको यहीं से निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएंगी। और हाँ, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो जो चीज मैं निःशुल्क दे रहा हूं तो उसे जो है मैं महंगा भी कर सकता हूं। तो ये भी बात आप नोट रखे रहना। और भैया इसमें जो है एज क्या होगी, आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? तो भैया जो जनरल वाले पुरुष हैं उनकी उम्र जो है 18 से 22 होनी चाहिए, और जो जनरल की महिला है उसकी आयु जो है 18 से 25 होनी चाहिए। और जो अपना ओबीसी एससी एसटी बंधु भाई है उसका एज जो है पुरुषों में 18 से 27 होना चाहिए, और महिलाओं में जो है 18 से 30 होना चाहिए। और इसके लिए जो है लड़ाई चल रही है, ऐसा तमाम खबरों के माध्यम से सूचना मिल रहा है कि 3 वर्षों की छूट जो है मिलेगी। तो जब भी जैसे भी मिलती है उसका नोटिस जो है एक वीडियो के माध्यम से आपको जो है बाकायदा डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए जो है आप निश्चिंत रहिए। फिर भैया आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? तो जो पुरुष भाई है उसको, है ना, जो पुरुष भाई है चाहे जनरल का हो गया, ओबीसी हो गया, इधर एससी का हो गया, तो इसके लिए भैया 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर भैया जो एसटी वाला भाई है उसको जो है 160 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं की अगर बात की जाए तो चाहे जनरल की महिला हो, ओबीसी एससी की महिला हो, तो उसके लिए भैया 152 सेंटीमीटर है, और एसटी की महिला है तो 147 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। समझ में आ रही होगी बात? समझ लो। फिर आगे बढ़ोगे तो भैया आपका जो सीना है ये कितना होना चाहिए? तो भैया सीना जो है वो केवल पुरुषों का लिया जाएगा। तो जनरल, ओबीसी और एससी इसका बिना फुलाए भैया 7-9 सीना होना चाहिए, और 5 जो है फुलाने के बाद होना चाहिए। वहीं एसटी वाला जो भाई है उसका सीना जो है बिना फुलाए 77 होना चाहिए, 5 जो है फुलाने पर होना चाहिए। इतनी बात आपने समझा। और उसके बाद भैया यहां जो है थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको काट दीजिएगा। यही जो है आप वजन और दौड़ कर लीजिए, लिख लीजिए वजन और दौड़। तो देखिए जो वजन वाला मामला है ये केवल महिलाओं पर लागू होता है, पुरुषों के लिए वजन वगैरह का कोई भी मैटर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे दौड़। तो दौड़ जो पुरुषों की है उस दौड़ में आपको जो है 4.8 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, और उस दौड़ को जो है आपको 25 मिनट में पूरा करना होगा। और महिलाओं की अगर बात करें
तो भैया 2.4 किलोमीटर महिलाओं को दौड़ाया जाएगा और भैया उस दौड़ को 14 मिनट में आपको पूरा करना होता है। भैया आप आराम आराम से दौड़ोगे तो हो जाएगा, आराम आराम से आप जो है दौड़ोगे तो आसानी से हो जाएगा, इसके लिए भी आप निश्चिंत रहो। फिर उसके बाद भैया जो महिला है इनका वजन जो है 40 किलो होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि ये कहीं ड्यूटी पर लगी है और तेज आंधी आई उड़ गई, चलो उसको ढूंढो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम महिला का वजन जो है 40 किलो होना चाहिए, वह चाहे जिस भी कैटेगरी की हो। समझ में आ गई होगी बात, है ना? नहीं तो पता चला आंधी आया और महिला उड़ गई, सारे कांस्टेबल लगे हैं महिला को ढूंढने, कहाँ चली गई, कहाँ उड़ गई। तो ऐसा ना हो। और भैया देखो, मार्केट में आपको जो है कुछ इस प्रकार से आपको कोई नहीं बताएगा, तो मैं आपके लिए डायरेक्ट पेपर ही लेकर चला आया हूं। इसका जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आप देखोगे जो अभी बिगनर हैं, जिनको A to Z ABCD कुछ भी नहीं मालूम है, वो जो है देख लो कि आपका पेपर कैसे रहता है। तो पेपर का जो पहला भाग होता है ऐसे ही रहता है, ऊपर आपको लिखा रहेगा प्रश्न पुस्तिका संख्या, फिर उसके बाद ये नंबर रहेगा जो आपके OMR वगैरह पर शायद भरा जाता है, और ऊपर जो है बताया जाएगा कि इसमें जो है कितने पेज हैं। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है इस प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा ना जाए, यानी कि वो जो है ऐसे पैक रहता है ना, पैक रहता है, उसको जब तक बोला नहीं जाता तब तक आपको खोलना नहीं है। और यहाँ जो भी निर्देश दिए गए हैं उसको जो है आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और जो आपका पेपर होगा वो भैया अंग्रेजी यानी कि जो अंग्रेजी में दिया जाएगा वही मान्य होगा। आपको जो है 120 मिनट दिया जाएगा, उसी 120 मिनट में भैया आपको जो है ये सारे क्वेश्चन करने होंगे, है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको करने होंगे। तो 150 क्वेश्चन रहेगा और आपका 300 नंबर का रहेगा, आपको समय जो है 120 मिनट दिया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आपका पेपर जो है OMR सीट पर और ऑफलाइन होगा। और उसके बाद जैसे OMR आप भरते हो तो आप जो है रंग बिरंगा पेन लेकर जाते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप जो है, मैं पहले नंबर पर काले पेन को रखूंगा, काले पेन से आपको नाम लिखना है, दस्तखत करना है, गोला भरना है, हर चीज करना है। क्योंकि काले रंग से भरने से क्या होता है कि जब स्कैनिंग होती है OMR सीट की तो काला जो है जल्दी से पकड़ लेता है, वही नीला अगर आप देखोगे तो थोड़ा फीका भी पड़ सकता है। तो काले का प्रयोग जो है मैं अपने तरफ से करने को कहता हूं, अगर आप नीला भी कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो परीक्षा में आपको 120 मिनट दिया जा रहा है, 150 क्वेश्चन होंगे और बहुविकल्पी टाइप के होंगे, बहुविकल्पी टाइप के होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए भैया आपका निगेटिव मार्किंग है, 0.5 पॉइंट अंक जो है काट लिया जाएगा। अभी देखो ऐसा सुनने में आ रहा है, एक जो है न्यूज वायरल हुई थी, एक जो है आदेश वायरल हुआ था, उसके माध्यम से मतलब बताया जा रहा है कि ये कट ऑफ जो अरे ये निगेटिव मार्किंग जो है इसको हटा दिया जाएगा। तो अभी जो है क्लियर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हटा है या नहीं ऐसा क्लियर अभी कुछ भी नहीं है। और उस नोटिस में यह भी दिया गया है कि कम से कम 30% अंक आपको लाना होगा। अब वो 30% अंक जो है पर विषय वाइज होगा या कैसे होगा, अभी इसका भी कोई क्लियर नहीं है। तो अभी आप यह मान के तैयारी करो कि अभी आपका जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये हो गया। और भी जो है तमाम बातें दिया गया है, आप अच्छे से आराम से इत्मीनान से पढ़िएगा। ये भी उसी का पार्ट है, आपका पेपर कैसा रहेगा, तमाम दिशा निर्देश वगैरह हैं, आप जो है पढ़ सकते हो। और ये सारी चीजें आप पढ़े रहोगे तो आपको जो है कोई भी बाद में दिक्कत नहीं होगी कि किस पेन से भरना है, गोला कैसे रंगना है, गोला रंगते समय क्या नहीं करना है, और भी जो है कहाँ दस्तखत करना है, कहाँ हस्ताक्षर करना है, तमाम चीजों को जो है उस माध्यम से आप समझ जाओगे। तो आपको जो है गूगल वगैरह नहीं करना पड़ेगा और 10 जगह जाके चैनलों पर नहीं भटकना पड़ेगा। तो इसलिए जो है उसमें बहुत सारी जानकारी थी, इसलिए मैंने आपसे साझा किया, शेयर किया। अब देखो भैया ये एग्जाम पैटर्न जो है कैसा होता है, तो भैया पहले नंबर पर आप देखोगे सामान्य ज्ञान रहेगा, जीके, फिर सामान्य हिंदी रहेगी, फिर आपका जो है मैथ रहेगा। क्या रहेगा बाबू? मैथ। फिर आपका रहेगा रीजनिंग,
तो आप देखोगे जो आपसे जीके जीएस पूछा जाएगा वह रहेगा 38 क्वेश्चन 76 नंबर का, और जो हिंदी पूछी जाएगी वह भैया 37 प्रश्न रहेंगे और 74 अंक का। वहीं आप अगर मैथ को देखोगे तो 38 क्वेश्चन रहेंगे 76 नंबर के लिए। लेकिन आप कभी कभी देखते होंगे कि मैथ के जो क्वेश्चन हैं वहां भैया 20 से 22 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 20 से 22 हो जाते हैं घट के। और कभी कभी आप देखते होंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो है 50 से 55 बढ़ के हो जाते हैं। ऐसा आप जो है देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो सर ने शायद सिलेबस डिस्कस किया था, इसकी चर्चा शायद ना की हो, तो मैं यहां जो है कर दे रहा हूं। आप देखोगे मैथ के क्वेश्चन जो है कभी कभी घट जाते हैं, कम पूछे जाते हैं, 20 से 22 25 हो जाते हैं। तो वहीं जो है रीजनिंग वाले बढ़ जाते हैं, 50 से 55 हो जाते हैं। आप कहोगे कैसे? तो आपने देखा होगा कुछ पैसेज, कुछ समस्या समाधान, कुछ कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल जो है रीजनिंग को ध्यान में रखकर पूछ लिए जाते हैं। जो पेपर निरस्त हुआ था उसमें अच्छा खासा पूछा गया था, उसके पहले जो भी पेपर हुए थे उसमें अच्छे खासे पूछे गए हैं। लेकिन जो पुनर्परीक्षा हुई है, फिर से परीक्षा हुई है, उसमें जो है इन चीजों को कम मात्रा में रखा गया है। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि रीजनिंग में जो समस्या समाधान कॉम्प्रिहेंशन टाइप के, गद्यांश टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको जो है इस बार हो सके हटा दिया जाए। अभी इसकी भी क्लियर न्यूज नहीं है, बस ऐसे अफवाहों में उड़ ही रहा है। तमाम बहुचर्चित संस्थाओं के माध्यम से ऐसी जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उड़ाई जा रही हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपके घट बढ़ जाते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान में रखना होगा। भले ही सिलेबस में दिया गया है लेकिन हो जाता है, हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद आइए बात कर लेते हैं कि जो आपका सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है उसमें 38 क्वेश्चन आएंगे। और वह 38 क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे? तो पहला आप देखोगे सामान्य विज्ञान रहेगा, भारत का इतिहास। विज्ञान में भी आप देखोगे तो यहां भैया क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका जीव, जीव विज्ञान, रसायन हो गया। फिर उसके बाद आपका एक और हो जाएगा भौतिक। और इसी को ध्यान में रखकर, इसी से जोड़कर जो है साइंस एंड टेक बनाया जा रहा है, साइंस टेक। तो इसमें आपने देखा कि इतना पढ़ने के बाद हमें जो है एक दो क्वेश्चन मिल रहा है। फिर आपका इतिहास आ जाएगा। इतिहास में प्राचीन देखोगे, मध्य देखोगे, आधुनिक देखोगे, और फिर संविधान सभा को जोड़ते हुए आजादी के बाद भी जो है बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चीजों को पूछ रहा है। तो इसमें भी आप जो है कई चीजों को देख रहे हो। और इतिहास से भी आपका जो है 3 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 3 पूछ लेता है, कभी 2 ही रहता है, कभी 5 तक चला जाता है, कभी 6-7 कर देता है। तो ये आप देख सकते हो। भारतीय संविधान, यहाँ से भी जो है अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति भी पढ़ना है, भारतीय कृषि भी पढ़ना है, वाणिज्य एवं व्यापार को भी जो है आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद यहाँ आप देखोगे जनसंख्या, फिर पर्यावरण, नगरीकरण हो जाएगा, भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है, और प्राकृतिक संसाधन जो है उसको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा को पढ़ोगे, संस्कृति को पढ़ोगे, सामाजिक जो प्रथाएं हैं यानी कि त्योहार वगैरह हो गया, और भी तमाम चीजें हैं उनको जानोगे। तो इसकी जो है आपको विशिष्ट जानकारी कम से कम होनी चाहिए। फिर यूपी का राजस्व, फिर पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, इसको पढ़ोगे। फिर मानवाधिकार पढ़ोगे, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद को पढ़ोगे। उसके बाद जो है यहाँ और भी चीज दिया गया है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध को आप पढ़ोगे। फिर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय को भी जो है आप पढ़ोगे। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय तमाम संगठनों को पढ़ना है। विमुद्रीकरण, नोटबंदी के विषय में आपको पढ़ना है। साइबर क्राइम के विषय में पढ़ना है। वस्तु एवं सेवा
कर पढ़ना है, यानी कि जीएसटी को पढ़ना है। फिर पुरस्कार सम्मान पढ़ना है, देश राजधानी मुद्राएं पढ़ना है, महत्वपूर्ण दिवस पढ़ना है, अनुसंधान और खेल को पढ़ना है, पुस्तक और उसके लेखकों को पढ़ना है, फिर सोशल मीडिया वगैरह के बारे में पढ़ना है। इस तरह से अगर आप देखते हो तो टोटली जो है 27 टॉपिक, जीके में आपका 27 टॉपिक पढ़ना है। अब आप सोच सकते हो, कहीं से एक क्वेश्चन पूछेगा, कहीं से 2 पूछेगा और कहीं कहीं से 3 पूछ लेगा, तो जहां से नहीं पूछ रहा है वो पार्ट जो है बच जाएगा। तो ऐसे में जीके की तैयारी आपको बेहद सावधानी से करना है। जीके की तैयारी बेहद आपको सावधानी से करना है। आपको कम से कम कंटेंट में 38 का 38 सही करने की रणनीति जो है मैं एक एक करके आपको बताता चलूंगा, लेकिन वह वीडियो मैं अलग से लाऊंगा। और एक मेरी बात और ध्यान रखना कि यूपीपी, ये जो आयोग इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है, जितना उसने सिलेबस दिया है उसके बाहर वो नहीं भागता। जितना उसने सिलेबस दिया है उससे बाहर नहीं भागता, उसी के अंदर का पूछता है। बट अब आप देखोगे तो जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वह प्राचीन थ्योरी वगैरह से कम पूछा जा रहा है। आप करंट अफेयर को देखोगे तो वहां से कंटेंट को ज्यादा उठाया जा रहा है। पूछा तो आपसे इतिहास ही जा रहा है, भूगोल ही पूछा जा रहा है, लेकिन उसको करंट से जोड़कर पूछा जा रहा है। तो ऐसे में क्या रणनीति होगी, ये सब भी जो है जानते चलना है। और एक एक रणनीति हमारी टीम आपको बेहद अच्छे तरीके से समझा के पढ़ा के आपको जो है मजबूत करेगी। और आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे आनंद के साथ जो है अच्छे खासे क्वेश्चन करके आओगे। आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 140 की तो मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप जो है 140 करके ही आओगे। आप कहोगे सर वो 10 क्वेश्चन जो बच रहा है वो कौन कराएगा? तो भैया उन 10 क्वेश्चनों को छोड़ दो, क्योंकि वो बनाए ही इसीलिए जाते हैं। कुछ तो उसमें से गलत निकल जाएंगे, कुछ के उत्तर दोहरे हो जाएंगे, कुछ को जो है आयोग चेक ही नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या जरूरत है फालतू भटकने की, 10 ठो छोड़ दो। और अगर आप जो है 110 क्वेश्चन पार कर लेते हो तो आप जो है एक सीट के लिए पक्के हो जाते हो। आपको जो है एक पद तो पक्का मिल जाएगा, यानी कि एक सीट जो है आप ही की है। फिर सामान्य हिंदी में आप देखोगे तो तमाम जो भारतीय भाषाएं वगैरह हैं, व्याकरण के जो है तमाम चीजें हैं, जैसे वर्णमाला हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया। उसके बाद आप देखोगे उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहां देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद जो है आपको यहां देखने को मिलेगा, कहा गया, अनेकार्थी शब्द, फिर वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, फिर समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध शब्द को जो है शुद्ध करना, यानी कि वाक्य शुद्धि वगैरह को, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, तमाम चीजें दी गई हैं। इधर आपका क्रिया हो गया, काल हो गया, वाच्य हो गया, अव्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय, संधि, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रसछंद, अलंकार, अपठित बोध, फिर प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध तमाम चीजों का ये आपका टॉपिक है। फिर उसके बाद आप यहाँ मैथ और रीजनिंग को देखोगे तो मैथ रीजनिंग के बारे में रणनीति मैंने बता दिया। तो आप सबसे पहले यहां देखोगे क्या करके दिया गया है, संख्यात्मक योग्यता। तो इसमें आप जो है नंबर सिस्टम को पढ़ोगे, सरलीकरण को पढ़ोगे, दशमलव और भिन्न को पढ़ोगे, महत्तम समापवर्तन और लघुत्तम समापवर्तन को आप पढ़ोगे। उसके बाद जो है अनुपात और समानुपात हो गया, फिर परसेंटेज हो गया, फिर आपका जो है लाभ और हानि हो गया, डिस्काउंट हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, भागीदारी हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और फिर उसके बाद समय, दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन,
अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, फिर उसके बाद विविध को पढ़ना है। तो ये सारे आपके जो है मैथ के सिलेबस हो जाएंगे। यहाँ से जो है आपके रीजनिंग का पार्ट जो है स्टार्ट हो रहा है। और रीजनिंग में भी भैया आप देखोगे तो जो मैंने शुरू में बताया कि जो समस्या समाधान वगैरह संबंधी थे, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के थे, बड़े बड़े गद्यांश वगैरह टाइप के थे, वह हो सकता है आगामी समयों में आपके सिलेबस से हटा दिया जाए, क्योंकि इस बार उसके क्वेश्चन ना के बराबर थे, कम थे, ना के बराबर ही समझो। लेकिन जो निरस्त परीक्षा हुआ था उसमें तो बाकायदा पूछा गया था, उसके पहले भी जो परीक्षाएं हुई थी उसमें बाकायदा पूछा गया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। तो इसमें आप जो है तार्किक आरेख को पढ़ोगे, संकेत संबंध विश्लेषण को पढ़ोगे, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध को पढ़ोगे, शब्द रचना परीक्षण को पढ़ोगे, अक्षर और संख्या श्रृंखला को पढ़ोगे, और जो है शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता को आप पढ़ोगे। उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण है, प्रभावी तर्क है, अंतर्निहित भावों का विनिश्चयकरण करना है। और उसके बाद जो है यहाँ से आपको जो है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता के विषय में पढ़ना है। और कितने दृष्टिकोणों में इस मानसिक अभिरुचि को पढ़ना है उसका जो है डेफिनेशन यहाँ दे दिया गया है कि जनहित पढ़ लो, कानून एवं शांति व्यवस्था को पढ़ लो, सांप्रदायिक सद्भाव वगैरह को पढ़ दो। ये जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े पैसे दिया जाता है समस्या समाधान टाइप का, तो वो बड़े बड़े पैसेज वाला ये जो है यहाँ पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसी का सिलेबस दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो, अपराध नियंत्रण है, विधि का शासन है, अनुकूलन की क्षमता है, व्यवहारिक सूचना यानी कि बेसिक स्तर की, फिर पुलिस सिस्टम है, फिर उसके बाद समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था है, व्यवसाय के प्रति रुचि है, मानसिक दृढ़ता है, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदन शीलता है, लैंगिक संवेदनशीलता है। तो तमाम सारे चीज हैं, देख सकते हो। और बुद्धि लब्धि में आपको क्या पढ़ना है, तो संबंध व आंशिक समानता परीक्षण को पढ़ना है, असमान को चिन्हित करना पढ़ना है, श्रृंखला की पूरी करने का परीक्षण पढ़ना है, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना पढ़ना है, दिशा एवं ज्ञान परीक्षण आपको कर देना है। फिर उसके बाद आपको जो है रक्त संबंध कर देना है, वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन को कर देना है, समय क्रम परीक्षण कर देना है, फिर उसके बाद वेन आरेख और चार्ट सदृश्य परीक्षण कर देना है, गणितीय योग्यता परीक्षण कर देना है। फिर उसके बाद आपका अगला टॉपिक आ जाएगा क्रम में व्यवस्थित करना। आगे देखोगे तो आपको तार्किक क्षमता से क्वेश्चन करना होगा, जिसमें जो है समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृढ़ स्मृति, विभेदन क्षमता, तमाम आपके टॉपिक दिए गए हैं। इधर आप देखोगे पर्यवेक्षक है, संबंध है, अवधारणा है, अंकगणितीय तर्क है ना, शब्द और आकृति वर्गीकरण है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला है, तमाम चीजें हैं। तो ये आपका सिलेबस है और बैच जो है बड़े ही शानदार तरीके से होगा। आपको जो है कम से कम 20 25 वर्षों के क्वेश्चन हल किए कराए मिलेंगे, जो कोई नहीं करता, जो कोई नहीं कराता। आप चाहे जिस भी संस्थान में चले जाओ, बहुत होगा तो पिछले 2-4 वर्षों के क्वेश्चन ही दिखाएंगे। लेकिन मैं यहां जिस टीम के साथ आया हूं वो इतनी मेहनती टीम है कि आपके लिए जो है जो भी संभव प्रयास होगा, हर संभव प्रयास करने को तैयार है। और जब मैं किसी भी विषय को पढ़ा रहा होऊंगा तो शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप सभी मेरी क्लासों को देखिएगा और भी शिक्षकों की क्लासों को देखिएगा और आप कंपेयर कर लीजिएगा, आपको जो है अपने आप ही पता चल जाएगा। तो ये जो है आपका सिलेबस था, आपके एग्जाम का पैटर्न था। आशा करता हूं आपको बेहद शानदार, बेहद जबरदस्त लगा होगा और इसी तरह की चर्चाएं मैं लेकर आता रहूंगा। बस आप सभी का प्यार दुलार बना रहना चाहिए। और अगर आप सभी अपना प्यार दुलार बरसाते हो, अपना प्यार दुलार दिखाते हो, तो मैंने जिस वादे के चलते इस बैच को लाया है, उसी वादे के चलते चाहे यूपीएससी हुआ, चाहे पीसीएस हुआ, आरओ यारो, नेट, जेआरएफ, तमाम टीचर के जो बैच होते हैं, मैं सारे के सारे फ्री लाने का प्रयास करूंगा। आगे आपकी मर्जी।
चैनल पर बने रहना है या जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।